Hello students, how are you all? From this video we'll study about machinery and enzymes for DNA replication. Okay, I have told you DNA replication is a biochemical reaction that is catalyzed by different kinds of enzymes. Okay, in this topic we'll study about what's the role of these enzymes for DNA replication and how DNA replication process takes place inside cells. Okay, but first of all we should know that DNA replication biochemical process takes place in both kinds of cells, in prokaryotes or in eukaryotes. Okay, in prokaryotes nucleus is absent. This DNA replication process takes place in cytoplasm. Okay, and in case of prokaryotic cells DNA replication complete in a few minutes. ठीक है, बहुत कम समय लगता है डीएनए रेप्लिकेशन को कंप्लीट होने में. ठीक है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. ठीक है, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन बोथ प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ न्यूक्लियस. ठीक है, तो आप समझे न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर. ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ जो फ्लूइड पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ. ठीक है, तो वहां पर चलता है डीएनए रेप्लिकेशन. ठीक है, और लेकिन ये है कि इन केस ऑफ यूकैरियोट्स डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स फ्यू आवर्स. ओके, फिर बात चल रही है अपनी कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है, ठीक है, वो सेल साइकिल के एस फेज के अंदर होता है. ठीक है, एस यहाँ इंडिकेट कर रहा है सिंथेसिस फेज. ठीक है, फिर है कि ए फेलियर इन सेल डिवीजन. आपको पता है कि जब सेल डिवाइड होती हैं, ठीक है, तो क्रोमोसोम्स भी डिवाइड होते हैं. ठीक है, और जब क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं तो क्रोमोसोम्स पे जो डीएनए पाया जाता है, ठीक है, वो भी रेप्लिकेट होता है, वो भी न्यू डीएनए कॉपीज बनाता है. ठीक है, इन न्यू डॉटर सेल्स के अंदर. तो यानी कि जो सेल डिवीजन है, ठीक है, सेल डिवीजन और जो डीएनए रेप्लिकेशन है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के मतलब कोऑर्डिनेट करते हैं. है, जहाँ सेल डिवीजन होगा तो डीएनए रेप्लिकेशन भी होगा. लेकिन अब बात चल रही है कि ये फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन. की डीएनए रेप्लिकेशन तो हो गया लेकिन सेल डिवीजन प्रॉपर नहीं हो पाया. ठीक है, सेल डिवीजन तो फेल हो गया है, या तो मेटाफेज स्टेज के अंदर फेल हो गया, या एनाफेज में फेल हो गया, या साइटोकाइनेसिस प्रोसेस नहीं चल पाया कि भाई साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ नहीं तो दो डॉटर सेल्स कैसे बन पाएंगे. यानी कि किसी ना किसी स्टेज के अंदर सेल डिवीजन फेल हो गया. ठीक है, आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन. तो फिर क्या होगा कि होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीजेज इन ऑर्गेनिजम्स. इट इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी. ठीक है, हियर पॉली मीन्स मैनी एंड प्लॉइडी मीन्स सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो अब ये होगा ना कि जैसे सेल डिवीजन फेल हुआ आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, तो पूरा जो सेट होता है क्रोमोसोम्स का, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगा इन ऑर्गेनिजम्स बॉडी. ठीक है, तो अब देख लें कि अब जैसे डिप्लॉइड तो नॉर्मल होता ही है जाइगोट के अंदर, ट्रिप्लॉइड भी हो सकता है, टेट्राप्लॉइड भी हो सकता है, पेंटाप्लॉइड भी हो सकता है, हेक्साप्लॉइड भी हो सकता है. ठीक है, तो इसका एक ड्रॉबैक है. ठीक है, ड्रॉबैक ये डीएनए रेप्लिकेशन का नहीं है. ये तो जैसे अब डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है, उसके डीएनए रेप्लिकेशन जो है हो गया, लेकिन जो फेल हो गया वो कौन फेल हुआ है, सेल डिवीजन. तब ये जो है मतलब जो है नेगेटिव रेस्पॉन्स आता है. फिर आप देखें, फिर इसमें यह है कि इफ एनी चेंजेज अकर्स इन डीएनए रेप्लिकेशन. आपको पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन में जो न्यू डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स बनता है, ठीक है, अगर किसी भी नाइट्रोजन बेसेस के अंदर कुछ चेंज आ जाए, ठीक है, या फिर नाइट्रोजन बेस में से डिलीट हो जाए न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स से, ठीक है, तो वो क्या कोज करते हैं, म्यूटेशन. ठीक है, तो म्यूटेशन भी हो सकता है अगर कुछ चेंजेस आ जाए किसके अंदर, डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर, कि जो प्रॉपर डीएनए मॉलिक्यूल्स बनने चाहिए वो नहीं बन पा रहे हैं, उनके नाइट्रोजन बेसेस के अंदर चेंजेस आ गया. ठीक है, तो वो क्या कोज करेंगे, म्यूटेशन. ठीक है, और जब म्यूटेशन होगा तो वेरिएशंस आ जाएंगे. ठीक है, फिर अभी बताया मैंने आपको जस्ट कि जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है बेटा, इट इज ए बायोकेमिकल रिएक्शन दैट इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स. ठीक है, तो यानी कि एक जो मेन एंजाइम है ना बेटा डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, उसको हम बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. ठीक है, और जो आरएनए रेप्लिकेशन होता है उसके लिए होता है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. लेकिन मैंने एक बात बताई थी आपको कि आरएनए जो काम करता है एज ए जेनेटिक मटेरियल, सिर्फ वही रेप्लिकेट होता है. बाकी जो सेल के अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है ना, ठीक है, वो रेप्लिकेशन शो नहीं करता है. जैसे बताया ना मैंने आपको कि वायरसेस है, वायरसेस के अंदर आरएनए होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल, तो वही रेप्लिकेशन शो करेगा. ठीक है, तो
बता दिया कि जो मेन एंजाइम्स है वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज फॉर डीएनए रेप्लिकेशन एंड आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज फॉर आरएनए रेप्लिकेशन। ओके, अब जो इसके अलावा कुछ और अदर्स जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, उनकी हम स्टडी करते हैं। जैसे डीएनए हेलिकेज है, तो डीएनए हेलिकेज इज ऑल्सो नोन एज डीएनए स्वाइवलेज। ये कोएंजाइम्स है बेटा। इट मीन्स इट एक्ट्स इट्स एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ कोफैक्टर्स, और जो कोफैक्टर्स है यहाँ पर वो Mg+2 मैग्नीशियम आयंस होता है, ठीक है। अब बात चल रही है अपनी कि व्हाट द रोल ऑफ हेलिकेज। आपको पता है कि जो डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स है। इट हैज 2 स्ट्रैंड्स 3' to 5', 5' to 3', ठीक है। नाइट्रोजन बेसिस होते हैं दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, ठीक है। तो अब क्या है, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ना डीएनए के, ये ब्रेक्स होते हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, ठीक है, तभी तो डीएनए ओपन होगा। और जब डीएनए ओपन होगा तो जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के 3' to 5' और 5' to 3', दे एक्ट एज ए पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स फॉर सिंथेसाइज न्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, ठीक है। जैसे बताऊं आपको, मैं ये बार बार बताता रहूंगा क्योंकि यही इसमें अब मेन है हमें समझना, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर कि डीएनए किस तरह ओपन होता है और किस तरह प्रोसेस चलता है, ठीक है। अब जैसे ये जो है ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, लेकिन यहाँ के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, ठीक है, वो क्या हो गया बेटा, ब्रेक हो गए। और किसने ब्रेक किया उनको, डीएनए हेलिकेज ने। अब ये डीएनए जो है ओपन हो चुका है और एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बन गई है, इसका नाम है रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। थोड़ा पढ़ेंगे अपन इसके बारे में आगे। अब देख लीजिए, जब ये डीएनए ओपन हो गया तो अब जो ये दोनों स्ट्रैंड्स हैं, ये और ये वाला स्ट्रैंड्स, ठीक है, जैसे ये 3' to 5' है एंड दिस वन इज 5' to 3'। तो अब ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं दे एक्ट्स एज ए मास्टर स्ट्रैंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम बाद में, लेकिन अभी इसका फंक्शन समझें कि और द फंक्शन ऑफ डीएनए हेलिकेज, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो डीएनए हेलिकेज है इट प्रोवाइड्स हेल्प इन अनजीपिंग। अनजीपिंग मीन्स क्या होता है, जैसे बात है ना कि जो चैन है, चैन का बंद होना, जैसे हम चैन लगाते हैं ना, चैन का बंद होना वो तो होता है जीपिंग, और अनजीपिंग यानी चैन का खुलना। और जब चैन खुलेगी तो फिर है ना, जैसे अब अनजीपिंग चल रहा है, अनजीपिंग इन केस ऑफ डीएनए एंड ड्यूरिंग अनजीपिंग डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स ओपन्स, है ना, खुल जाता है वो, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं। फिर बात चल रही है अपने टोपो आइसोमरेज फर्स्ट की। इसमें क्या है कि जो टोपो आइसोमरेज फर्स्ट है वो क्या करता है, डीएनए के जो है इट कट्स डीएनए 1 डीएनए स्ट्रैंड्स, है ना, कि जो एक डीएनए के स्ट्रैंड्स होता है, ठीक है, उसको ही कट करता है, ठीक है, एट ए टाइम, एक बार में, ठीक है, और उसको सील कर देता है, ठीक है। और फिर कह सकते हैं कि जैसे सील कर दिया ना इसको, फिर वो शो करता है, फिर ये स्टार्ट करता है अनकोइलिंग। अनकोइलिंग मीन्स कि ओपन करने के बाद, ठीक है, जैसे एक जगह से कट कर दिया, फिर ये ओपन हो गया, ठीक है, तो उसको फिर वो सील कर देता है ना, वहां पर मतलब जैसे अटैच हो गया, अब वो रोकेगा उनको वापस जुड़ने से, ठीक है। तो जुड़ने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं कोइलिंग, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि टोपो आइसोमरेज फर्स्ट प्रिवेंट कोइलिंग और सुपर कोइलिंग, ठीक है, इनको वापस जुड़ने से रोकता है, जो डीएनए को ब्रेक कर देता है, ठीक है। फिर जो टोपो आइसोमरेज सेकंड है, टोपो सेकंड का जो है रोल इसमें यह है कि जैसे जो डीएनए है डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो इट कट्स बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स, ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को कट कर देता है एट ए टाइम, एक ही बार में, ठीक है, एंड सील्स देम, और उनको भर देता है, ठीक है, विद स्टार्ट ऑफ अनकोइलिंग, ठीक है, कि भाई जैसे कट कर दिया तो वापस ही आपस में जुड़ ना जाए। जैसे अभी यहाँ से कट कर दिया और ये हिस्सा कट कर दिया, ठीक है, तो वापस ये सील मतलब जो है वापस ये जुड़ ना जाए, ठीक है, तो यहाँ जैसे अटैच हो गया ना, तो वो रोकता है कोइलिंग को, ठीक है। फिर बात चल रही है अपनी डीएनए गायरेज की। अब जो डीएनए गायरेज एंजाइम्स है वो मेनली काम आता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, ठीक है। इसमें क्या है कि डीएनए गायरेज एंजाइम प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स ऑन द प्लेस ऑफ टोपो आइसोमरेज। जो डीएनए गायरेज है ना, इट इज ए सच टाइप ऑफ ए
टोपोआइसोमरेज एंजाइम्स, ठीक है। लेकिन ये काम आता है किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। और इसका मेन काम क्या होता है कि ये भी जैसे अब डीएनए ओपन हो जाएगा ना, जैसे ये डीएनए ओपन हो गया है, यहाँ देखें आप, ये डीएनए ओपन हो गया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आके जुड़ गया डीएनए गायरेज एंजाइम्स, ठीक है। अब जब डीएनए गायरेज एंजाइम्स यहाँ जुड़ जाएगा ना, तो वापस क्या होगा कि जो 2 स्ट्रैंड से डीएनए के जो ओपन हो गए थे, ठीक है, अब वो क्या है आपस में जुड़ेंगे नहीं, मतलब फ्री डीएनए मॉलिक्यूल्स, कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल्स नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कोइलिंग। तो जो डीएनए गायरेज है इट प्रिवेंट्स कोइलिंग, इन दोनों डीएनए जो स्ट्रैंड्स हैं इनको आपस में जोड़ने से रोकता है डीएनए गायरेज। टोपोआइसोमरेज फर्स्ट, टोपोआइसोमरेज सेकंड, ये माइंड में आप सेट करें इस चीज को, ठीक है। क्योंकि वही है ना, अगर दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स जुड़ गए दोबारा तो फिर डीएनए रेप्लिकेशन किस तरह हो पाएगा, ठीक है, ये है। फिर एक एंजाइम होता है प्राइमेज एंजाइम्स, ठीक है, आरएनए प्राइमेज एंजाइम्स। और जो आरएनए प्राइमेज एंजाइम्स है उसका मेन रोल क्या होता है, इट अटैच आरएनए प्राइमर्स। आरएनए प्राइमर जो होते हैं स्मॉल ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर कुछ नाइट्रोजन बेसेज होते हैं। जैसे अब ये बना दिया, अब ये आरएनए प्राइमर्स, इसके अंदर क्या है, कुछ नाइट्रोजन बेसेज हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या है कि जो आरएनए प्राइमेज एंजाइम्स हैं वो जोड़ने का काम करता है आरएनए प्राइमर्स को, ठीक है। आरएनए प्राइमर्स को ऐड करता है एट 3 प्राइम एंड। जैसे ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो हेलिकेज एंजाइम से ओपन हुआ, और जब ये ओपन होगा तो बताना मैंने कि डीएनए जो रेप्लिकेशन फोर्क बनता है जब डीएनए ओपन हो जाता है। फिर जैसे हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो सुपर कोइलिंग को रोकने का काम कौन कर रहा है, डीएनए गायरेज कर रहा है, समझे आप इस चीज को, ठीक है। फिर ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। अब इसके अलावा फिर ये है कि जब ये ओपन हो गया डीएनए स्ट्रैंड्स, ठीक है, तो इस केस में ये है कि जो आरएनए प्राइमर्स है, ठीक है, आरएनए प्राइमर्स जुड़ना स्टार्ट यहाँ पर हो जाता है, बेटा ये आरएनए प्राइमर्स है, ठीक है। और फिर ये डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, नाइट्रोजन बेसेस, वो आगे जुड़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जुड़ता है आरएनए प्राइमर्स। तो आप देखें कि आरएनए प्राइमर्स एट 3 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड है ऑफ ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड्स, कि ये वाला जो है ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड्स, पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स, ठीक है। और एट 5 प्राइम एंड ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ से जो स्टार्ट होगा ना, रेप्लिकेशन हमेशा स्टार्ट होता है 3 प्राइम के यहाँ से, ठीक है, जो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो देख लीजिए कि एक आरएनए ये है, ये क्या है, फ्रेगमेंट्स बनते हैं 5 प्राइम 3 प्राइम स्ट्रैंड्स पे। ये बताऊंगा आपको आगे कि मैं ये कैसे बनते हैं फ्रेगमेंट से, ठीक है। तो ये जो आरएनए प्राइमर्स जुड़ा है यहाँ से, ठीक है, तो ये जुड़ा है 5 प्राइम एंड से। देखो ना, जब ये 5 प्राइम 3 प्राइम है तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि रेप्लिकेशन प्रोसेस यहाँ से शुरू हुआ है 3 प्राइम वाले एंड से, ठीक है। तो देखो ना, ये फिर इंडिकेट करेगा 5 प्राइम और 3 प्राइम, 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है। तो ये कहाँ जुड़ा है, 5 प्राइम एंड पे आरएनए पॉलीमर, सॉरी आरएनए प्राइमर्स, ठीक है। तो देखिए जो आरएनए प्राइमर, अच्छा विदाउट आरएनए प्राइमर, जब तक आरएनए प्राइमर्स ऐड नहीं होगा ना तो डीएनए एप्लीकेशन नहीं चल पाता है। ये आपको माइंड में सेट करना है, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए कि आरएनए प्राइमर्स को ऐड करने का काम कौन कर रहा है, आरएनए प्राइमेज ऐड करता है, ठीक है। और जो आरएनए प्राइमेज जो ऐड करेगा आरएनए प्राइमर्स को, वो तो एक तरफ तो करेगा 3 प्राइम एंड के, ठीक है, एट 3 प्राइम एंड ऑफ ओल्ड डीएनए, ये ओल्ड डीएनए हो गया, ठीक है। और एट 5 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड पे ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स, ये न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स बनते जा रहे हैं बेटा, ठीक है। और जो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स होता है ये ना 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, 3 प्राइम से, 3 प्राइम के यहाँ से, ठीक है। तभी एरो का इस तरफ आया ना निशानी, बताया अभी आपको मैंने, दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आप देखें एक एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट एंजाइम्स है उसको हम बोलते हैं एक्सोन्यूक्लिएज, ठीक है। एक्सो मीन्स आउटसाइड और न्यूक्लियस यानी कि वो बाहर भी काम करता है डीएनए के, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स के, तो उसको बोलते हैं अपने एक्सोन्यूक्लिएज, ठीक है। चाहे उसको कट करना है या कैसे, मतलब आउटसाइड वर्क कर रहा है ये, ठीक है। फिर इसमें क्या है, मेन जो फंक्शन है इसका कि जब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो फिर आरएनए प्राइमर्स का कोई वर्क नहीं है। लेकिन मैं आज सुनना
कि जो डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है ना, उसमें आरएनए प्राइमर्स का जुड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तभी जो डीएनए स्ट्रैंड्स बनेगा ना, ये स्पिनर्स जो बेसिस होंगे तभी वो जुड़ पाएंगे, ठीक है। इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स है इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इसके ऊपर, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ आरएनए प्राइमर्स डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस विल नॉट टेक प्लेस, ओके। दूसरा क्या है कि जब रेप्लिकेशन हो जाता है ना, तो जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है इट रिमूव्स आरएनए प्राइमर्स, किनको अलग कर देता है फिर ये, आरएनए प्राइमर्स को, ठीक है। एंड फिल्स द गैप, और जो गैप बन जाता है इनको रिमूव करने के बाद उस गैप को भी फिल करता है, ठीक है, विद सूटेबल न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम्स, ओके। फिर हम बात करेंगे डीएनए पॉलीमरेज सेकंड की। ये एक रिपेयरिंग एंजाइम्स होता है। रिपेयरिंग एंजाइम्स यानी कि इट शो इट्स एक्टिविटी इन द एब्सेंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। एक बात हो रहा है कि जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है उसकी डिस्कवरी की थी एक साइंटिस्ट ने, कॉर्न बर्ज ने, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कॉर्न बर्ज एंजाइम्स, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आप इस चीज का। और जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है ये एक मेन एंजाइम्स है, ठीक है। इस डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की डिस्कवरी की थी डिलूसिया और क्रेन्स नेम्ड साइंटिस्ट ने, ठीक है। और ये अब जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, अगर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम नहीं होगा तो रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि यही डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स है जो इनिशिएट करता है किसको, आरएनए प्राइमेज एंजाइम्स को, ठीक है। जब ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इस एंजाइम्स को इनिशिएट करेगा तभी तो ये आरएनए प्राइमर्स को ऐड कर पाएगा, ठीक है। और जब आरएनए प्राइमर्स ऐड होंगे तभी डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो पाएगा और न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। माइंड में सेट करें आप इस चीज को। और जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है इट इज ऑल्सो नोन एज डीएनए रेप्लिकेज एंजाइम्स, ओके। ये डीएनए रेप्लिकेज एंजाइम्स के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है। जब डीएनए ओपन हो जाता है, दोबारा देख लीजिए कि हेलिकेज एंजाइम्स था जिसने डीएनए के बॉन्ड्स को ब्रेक किया था। फिर जो है अब ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर जुड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे दो स्ट्रैंड थे ना 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। और ये डीएनए गैरेज एंजाइम्स होता ही है जो कॉइलिंग को रोकता है। अभी क्या होगा कि जैसे ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जुड़ जाएंगे इन दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर, ठीक है, तो ये भी प्रिवेंट करती है कॉइलिंग को, कि इसकी वजह से भी इन डीएनए जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है इनकी वजह से भी जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में जुड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। समझे आप इस चीज को। अब हम बात कर रहे हैं कि कुछ एंजाइम्स हैं, ठीक है, जैसे फॉस्फोरलेज एंजाइम्स, ठीक है। तो फॉस्फोरलेज जो एंजाइम्स है उसको क्या है कि देखो मेनली वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है वो एंजाइम्स। और अभी क्या होता है 4 टाइप्स के जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, ये किस फॉर्म में होते हैं, मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब इनको क्या है कि ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए ये एंजाइम्स एसेंशियल है, ठीक है, कि इन रेप्लिकेशंस दीज मोनोफॉस्फेट्स आर एक्टिवेटेड बाय एडिंग 2 फॉस्फेट। जैसे तो क्या था डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। अब इसमें जैसे ही 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या बन जाता है ये डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये वर्क किसका है, फॉस्फोरेलेज का, कि एटीपी ब्रेक होती है, एटीपी ब्रेक होगी तो एएमपी प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। ये ऐड होंगे डीएएमपी के साथ, ठीक है, मोनोफॉस्फेट साथ। जैसे ही ये 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या चलता रहता है इसमें, लेकिन रोल किसका है, फॉस्फोरेलेज का, ठीक है। अब बात चल रही है स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस, ठीक है, कि भाई क्या क्या है। इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है बेटा, इलोंगेशन होता है, ठीक है। इलोंगेशन के बाद हम कह सकते हैं कि टर्मिनेशन होता है, ठीक है। अब जो इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है इसका भी जो फर्स्ट प्रोसेस है वो कहलाएगा अनजीपिंग, ठीक है। और जो अनजीपिंग प्रोसेस है बताया भी आपको मैंने कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उस डीएनए मॉलिक्यूल्स का आपस में मतलब उस डीएनए मॉलिक्यूल्स का ओपन होना, ठीक है। और जब डीएनए मॉलिक्यूल्स ओपन होगा तो रेप्लिकेशन फोर्क बनता है। जैसे
ये डीएनए मॉलिक्यूल्स ओपन हुआ तो एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनती है, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, और जो अनजिपिंग प्रोसेस है इट टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड डीएनए हेलिकेज। अभी जस्ट पता था आपको मैंने कि जो हेलिकेज है ये एक तरह से कोएंजाइम्स है। इट शो इट्स एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ कोफैक्टर्स। ठीक है, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ डीएनए हेलिकेज तो ये ओपन हो जाएगा, रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाता है, और जब फॉर्क बन जाएगा तो यहाँ पर जुड़ जाएगा डीएनए गाइरेज एंजाइम्स। ठीक है, वो प्रिवेंट करता है कोइलिंग को। फिर बताया मैंने आपको कि जब दो स्ट्रैंड्स हैं तो इनकी पोलैरिटी क्या होगी, 3' to 5', 5' to 3'। ठीक है, और फिर दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं। ये भी प्रिवेंट करते हैं किसको, सुपर कोइलिंग को। ठीक है, अब इसमें क्या है, मेन आप ये समझें कि जो अनजिपिंग प्रोसेस है यानी कि डीएनए को ओपन करने वाला प्रोसेस, ठीक है, और ये जो है ये चलता है किस मीडियम में, एल्कालिन मीडियम के अंदर। ठीक है, और ये एक प्राइमरी प्रोसेस है, एक मतलब प्राइमरी स्टेज है रेप्लिकेशन की। ठीक है, फिर क्या हो रहा है कि जो डीएनए हेलिकेज एंजाइम्स है, ठीक है, इट रिकॉग्नाइजेज ए स्पेसिफिक साइट, हर जगह से कट नहीं करेगा ये। ठीक है, इट रिकॉग्नाइजेज ए स्पेसिफिक साइट फॉर कटिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, और जो स्पेसिफिक साइट है बेटा वो कहलाती है ओरी साइट। ठीक है, ओरी साइट को पहचानेगा ये और तब कट करेगा, तब ये ब्रेक करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स को। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का डीएनए होता है, ठीक है, इट हैज मैनी ओरी साइट्स। ठीक है, सॉरी, इट हैज ओनली सिंगल ओरी साइट, सॉरी फॉर दैट। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का डीएनए होता है इट हैज ओनली सिंगल ओरी साइट, एक जगह से ही डीएनए हेलिकेज एंजाइम्स कट कर देगा। ठीक है, और वो कट करना शुरू कर देगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, और तो डीएनए जो है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स देयर आर मैनी ओरी साइट्स। ठीक है, जैसे यहाँ से कट किया, फिर यहाँ से कट हो गया, फिर आगे से कट हो गया। ठीक है, तो यूकैरियोट सेल्स में मैनी ओरी साइट्स होती हैं। ठीक है, इनको हम बोल सकते हैं इनिशिएशन पॉइंट्स ओरी साइट्स को। ठीक है, जिनको पहचानने का काम कौन करता है, डीएनए हेलिकेज। ठीक है, जब उनको पहचान लेता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा तो डीएनए ओपन होता है। ठीक है, और जब ओपन हो जाएगा तो एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाती है जो एसेंशियल है रेप्लिकेशन के लिए। उस वाई शेप्ड स्ट्रक्चर का नाम होता है रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, और इस रेप्लिकेशन फॉर्क में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक तो 3' to 5' और एक होता है 5' to 3'। ठीक है, अब आप ये समझें कि जो रेप्लिकेशन फॉर्क बना है इसको यहाँ समझ लीजिए। ठीक है, कि जैसे एक यूनिट होती है रेप्लिकेशन की, इट इज नोन एज रेप्लिकॉन। ठीक है, और जो प्रोकैरियोटिक की डीएनए होता है, बताया भी जस्ट मैंने आपको कि इट हैज 1 रेप्लिकेटिंग यूनिट। ठीक है, एक ही जो रिसर्च होती है मोनो रेप्लिकॉनिक। ठीक है, अब जैसे बताया कि जैसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यहाँ से कट किया डीएनए को, जब कट किया तो ये जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स को कट किया, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूटे, ठीक है, तो डीएनए ओपन हुआ। ठीक है, जब ओपन हुआ तो आपको पता है कि रेप्लिकेशन फॉर्क बना, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनी। इट हैज 2 स्ट्रैंड्स, 3' to 5', 5' to 3'। ठीक है, अब जो 3' to 5' स्ट्रैंड होता है, ठीक है, वो एक तरह से उसको हम बोल सकते हैं कि ये कंटिन्यूसली डीएनए सिंथेसिस स्ट्रैंड है। यहाँ इस स्ट्रैंड्स पे 3' to 5' पे कंटिन्यूसली न्यू डीएनए जो है स्ट्रैंड्स बनते रहेंगे। ठीक है, और जो नीचे वाला है 5' to 3', इट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस स्ट्रैंड। हालांकि इस पे भी डीएनए स्ट्रैंड्स बनेंगे, रेप्लिकेशन इसके ऊपर भी होगा, लेकिन गैप दे देकर, ठीक है, रुक रुक कर, तो इसको हम बोलते हैं, अच्छा ये जो रुक रुक के बनेगा तो ये कहलाता है एक तरह से लैगिंग स्ट्रैंड्स, और यहाँ पे कंटिन्यूसली न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स बनते रहेंगे तो वो कहलाएगा लीडिंग स्ट्रैंड्स। ठीक है, तो आप समझें इस चीज को। जैसे यहाँ पर देखें कि 3' to 5' है, बताया मैंने कि कंटिन्यूसली इस स्ट्रैंड्स पे न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते रहते हैं। अब जैसे इस पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स की पोलैरिटी क्या है, 3' to 5', जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स बनेगा उसकी पोलैरिटी क्या होगी, 5' to 3'। तो ये लीडिंग है, यानी लीड चलती रहती है कंटिन्यूसली।
ठीक है, डीएनए की फॉर्मेशन होती रहती है, लेकिन यहाँ पर रुक रुक कर, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है जो प्रोसेस स्टार्ट होगा। एक तो प्रोसेस शुरू होगा 3 प्राइम की तरफ से, तभी एरो में इस तरफ बना रहा हूँ, इस तरफ शुरू होता है, ठीक है, और रुक रुक कर, जैसे है ना, ये छोटा स्ट्रैंड्स बन गया, छोटा फ्रेगमेंट्स बन गया डीएनए का, फिर एक ये बन गया, फिर एक ये बन गया, ठीक है। तो इस तरह स्मॉल फ्रेगमेंट्स बनते रहते हैं गैप दे देकर, ठीक है। तो तभी इसको बोला है अपन ने, इस 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले स्ट्रैंड्स को, ठीक है, इस वाले स्ट्रैंड्स को, 5 प्राइम 3 वाले स्ट्रैंड्स को डिसकंटिन्यूअसली डीएनए इस स्ट्रैंड्स, ठीक है। फिर बात चल रही है अपनी कि जब डीएनए ओपन हो जाता है, ठीक है, ये डीएनए ओपन हो गया, ठीक है, तो इट हैज 2 स्ट्रैंड्स, बताया भी जस्ट 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। कंटिन्यूअसली डीएनए सिंथेसिस यहाँ पर हो रही है 3 प्राइम 5 प्राइम, और डिसकंटिन्यूअसली इस पे हो रही है, ठीक है। अब जो न्यू जो स्ट्रैंड्स बन रहा है डीएनए का, ठीक है, तो वो कहलाएगा लीडिंग डीएनए स्ट्रैंड्स, और ये कहलाएगा लैगिंग डीएनए स्ट्रैंड्स, ठीक है। यहाँ रुक रुक कर डीएनए फ्रेगमेंट्स बनते हैं, ठीक है, ये भी माइंड में आप सेट करें। फिर टॉपिक है अपना फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, ठीक है, कि अब जो न्यू चेन की फॉर्मेशन है वो कैसे होगी, ठीक है। न्यू चेन की फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा अब यहाँ पर देख लें एक बार। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं कि डीएनए हेलिकेज एंजाइम्स ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स in the presence of magnesium ions, ठीक है, and replication fork is formed. It has 2 strands, 3 prime to 5 prime, 5 prime to 3 prime. After this, one another enzyme attach on DNA strands that is called DNA gyrase. This DNA gyrase enzymes prevent coiling. Okay. After this, some single-stranded DNA binding proteins attach on both strands. Okay, they also prevent super coiling. Clear. अब उसके बाद क्या है, देखो इलोंगेशन डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर क्या चलता है कि सबसे पहले ना, ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो स्ट्रैंड्स हैं और 5 टू 3 प्राइम, ठीक है, यहाँ पर एक एंजाइम आके जुड़ जाता है, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर, और वो एंजाइम्स है बेटा डीएनए पॉलीमरेज 3, जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेज एंजाइम्स, ठीक है। जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो इनिशिएट करता है एक एंजाइम्स को, और नाम है उस एंजाइम्स का आरएनए प्राइमेज, ठीक है। जो आरएनए प्राइमेज होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, अब यहाँ से समझे, आरएनए प्राइमर्स, ये से हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है यहाँ पर, पता है आपको इस चीज़ का, ठीक है, यहाँ से 3 प्राइम टर्मिनल एंड से, ठीक है, आरएनए प्राइमर जोड़ देगा, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर आरएनए प्राइमर, क्योंकि बताया ना मैंने आपको, जब तक आरएनए प्राइमर नहीं जोड़ेगा तो डीएनए स्ट्रैंड्स नहीं बन पाएगा, ठीक है, न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स। तो आरएनए प्राइमर जुड़ जाता है। अब आरएनए प्राइमर जुड़ने के बाद अब क्या है, नाइट्रोजन बेसेज, ठीक है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसेज आगे जुड़ते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, ठीक है, और और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनता रहेगा, ठीक है, और मतलब कंटिन्यूसली, इसको बोलते हैं लीडिंग डीएनए स्ट्रैंड्स, ठीक है, कंटिन्यूसली प्रोसेस चलते रहते हैं ये, ठीक है। अब लेकिन माइंड में दोबारा रिवाइज करें कि डीएनए ओपन हुआ, ठीक है, डीएनए गायरेज एंजाइम जुड़ा जिसने कोइलिंग को रोका, फिर दोनों स्ट्रैंड्स पे एक एंजाइम जुड़ा डीएनए पॉलीमरेज 3, फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 ने इनिशिएट किया आरएनए प्राइमेज एंजाइम्स को, आरएनए एंजाइम्स ने आरएनए प्राइमर्स को जोड़ा 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले स्ट्रैंड्स के टर्मिनल एंड से, ठीक है, 3 प्राइम के टर्मिनल एंड से आरएनए प्राइमर से ये, तो यहाँ पॉलिटी क्या होगी, दिमाग लगाओ, 5 प्राइम टू 3 प्राइम आरएनए जो है ना, आरएनए प्राइमर्स, उसने अब क्या स्टार्ट कर दिया है न्यूक्लियोटाइड बेसेज को, जो है बेसेज को कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड बेसेज को जोड़ना, ठीक है, इनके अब जैसा टी है तो यहाँ क्या हो, ए सी जी जी सी टी ए टी, ठीक है, और बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनता जा रहा है और ये डीएनए स्ट्रैंड्स बन चुका है, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि जो ये 5 प्राइम 3 प्राइम स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, इसको नाम देता अपन ने डिसकंटिन्यूअसली डीएनए सिंथेसिस स्ट्रैंड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आरएनए प्राइमर्स ऐड होगा ना, वो होता है सेंटर एंड से, ठीक है,
पीछे की तरफ से 3 प्राइम एंड की तरफ से, क्योंकि रेप्लिकेशन स्टार्ट हमेशा 3 प्राइम एंड की तरफ से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पोलरिटी क्या होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जब यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो, ठीक है। ऐसे ही 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। तो ये क्या है, फ्रेगमेंट्स बनते रहते हैं डीएनए के। कि देखो सुनो, आरएनए प्राइमर्स का फंक्शन सिर्फ इतना है कि ये आगे बढ़ाएगा न्यूक्लियोटाइड बेसेज को, ठीक है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। और जब इसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड बेसेज यहाँ पर बनना शुरू हो गए, ठीक है, तो फिर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएगा और न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनको बोलेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। एक साइंटिस्ट था जिन्होंने इन फ्रेगमेंट्स की डिस्कवरी की थी, ठीक है, और नाम दिया था इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। अब क्या होगा कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है ना, जो आगे जाके जुड़ जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम्स, ठीक है। लेकिन उससे पहले मेन आप ये समझे, ठीक है, कि भाई जो है प्रोसेस कैसे मतलब जो है चलता है, ये है ना रेप्लिकेशन का। एक बार दोबारा सुन लीजिए आप। मैंने बताया था कि ड्यूरिंग इलोंगेशन प्रोसेस एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, जो बेसेज होते हैं अरेंज ऑन दी टेम्पलेट स्टैंड्स। ये टेम्पलेट स्टैंड्स है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्प्लीमेंट्री बेसेज। जैसे टी है तो ए तो टी, सी जी, जी सी कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। फिर क्या होता है कि वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम इज सिंथेसाइज्ड कंटिन्यूअसली। इसके ऊपर कंटिन्यूअसली न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स बनते रहेंगे, ठीक है। फिर जो दूसरा स्ट्रैंड्स है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, उसमें क्या होगा कि जो अदर स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए है ना, ये वाला इज सिंथेसाइज्ड डिसकंटिन्यूअसली, इट इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड्स। क्या कहलाएगा, लैगिंग स्ट्रैंड्स, ठीक है। फिर बात चल रही है अपनी कि जो लैगिंग स्ट्रैंड्स है ये वाला 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला, ठीक है, तो इसके ऊपर स्मॉल फ्रेगमेंट्स बनते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। इनको बोलूंगा मैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। बताया ना, अभी एक साइंटिस्ट थे ओकाजाकी, जापान के साइंटिस्ट थे ये, जिन्होंने फ्रेगमेंट्स की डिस्कवरी की थी, ठीक है। अब जो ईच ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होता है बेटा, इट हैज 1000 टू 2000 न्यूक्लियोटाइड बेसेज। और जो ये न्यूक्लियोटाइड बेसेज होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसेज होते हैं इस पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स के। माइंड में सेट करें आप, ठीक है। और जो ईच ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, जैसे 1 है यहाँ पे, ए बी सी, 3 ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है। तो ईच ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स रिक्वायर ए न्यू आरएनए, नाम बताइए, आरएनए प्राइमर्स, ठीक है। क्योंकि बताया भी आपको मैंने कि जब तक आरएनए प्राइमर्स ऐड नहीं होता है, जो नाइट्रोजन बेसेज होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट नाइट्रोजन बेसेज, वो ऐड अरेंज होना स्टार्ट नहीं होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ आरएनए प्राइमर्स, ठीक है। आरएनए प्राइमर्स होगा तभी जो न्यू नाइट्रोजन बेसेज और न्यूक्लियोटाइड बेसेज होते हैं वो अरेंज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और वो कॉम्प्लीमेंट्री तो होते ही है किसके, पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स के, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, इसको बोलते हैं मतलब इलोंगेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। फिर आप ये समझे कि इसमें क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, अभी क्या न्यूक्लियोटाइड्स हैं, आपको पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसके अंदर पेंटो शुगर भी होगी, नाइट्रोजन बेस भी होगा और फॉस्फेट ग्रुप भी होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं जैसे DATP, बताता हूँ देखो आपको मैं। तो इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जैसे न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड लाइक DATP, डिऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, DCTP, ये सब है ना। अब क्या होता है कि एनर्जी एसेंशियल होती है रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए। तो 2 न्यूक्लियोटाइड में से, ठीक है, कोई भी 2 न्यूक्लियोटाइड्स हो, उनमें से क्या होता है 2 फॉस्फेट ग्रुप बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना, देखो पढ़ा भी होगा छोटे क्लासों में आपने, जैसे एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है, उसमें आप ऐड करेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो क्या बनता है बेटा, ADP। ADP में जैसे आप ऐड करेंगे IP तो क्या बनता है, ATP, ठीक है। तो अब ATP है ये, तो यहाँ अब इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है, फॉस्फोराइलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, क्या बाहर निकलेगा, 2 फॉस्फेट ग्रुप बाहर निकले और साथ में रिलीज क्या हो गई है, एनर्जी एसेंशियल होती है रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था अपना डीएनए रेप्लिकेशंस के लिए, ठीक है।
अब लेकिन दोबारा इसको रिवाइज कीजिए। फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, इसको जो नोट्स भेजे हैं उसमें डायग्राम है बेटा, तो उसमें इसको माइंड में सेट करना कि कैसे कैसे प्रोसेस हुआ था, ठीक है। अब लेकिन समझना कि जो मेन एंजाइम है रेप्लिकेशन के लिए वो कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ठीक है। जैसे डीएनए मॉलिक्यूल्स आपस में मतलब ओपन हो जाते हैं तो दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, उन दोनों के ऊपर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड अटैच होता है। वो इनिशिएट करता है आरएनए प्राइमेज को, आरएनए प्राइमेज ऐड करेगा आरएनए प्राइमर्स को। विदाउट आरएनए प्राइमर्स, ठीक है, जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है इज अनेबल टू अटैच न्यूक्लियोटाइड ऑफ न्यूली डीएनए स्ट्रैंड्स, ठीक है। जो नया डीएनए स्ट्रैंड्स होता है ना, ठीक है, उसके जो नाइट्रोजन बेसेज होते हैं उनको अरेंज करने में ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड अनेबल हो जाएगा, मतलब जो कह सकते हैं कि ये मतलब नाकाम हो जाएगा, ठीक है। किसके एब्सेंस में, आरएनए प्राइमर्स की एब्सेंस में, ठीक है। जो आरएनए प्राइमेज है जब अटैच करेगा आरएनए प्राइमर्स को, तभी कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसेज अरेंज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जो है अरेंज होना शुरू हो जाते हैं और वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं इस पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स के। ऐसे ही यहाँ पर होता है, ठीक है, समझे। फिर इसमें क्या हो रहा है कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इज ए स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स है फॉर इलोंगेटिंग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, ठीक है। और एक फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बनती रहती है कंटिन्यूअसली फ्रॉम 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप टर्मिनल एंड्स। बताया ना कि जो ये स्ट्रैंड्स होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसको दूसरा नाम क्या दिया अपन ने, कंटिन्यूअसली डीएनए सिंथेसिस स्ट्रैंड्स, ठीक है। यहाँ पर जो आरएनए प्राइमर्स अटैच होता है वो कहाँ से होगा, फ्रॉम टर्मिनल एंड्स, ठीक है, 3 प्राइम टर्मिनल एंड से, जहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। और कंटिन्यूअसली न्यूली डीएनए स्ट्रैंड्स बनता रहता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि जब न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स बन जाता है ना, तो जो आरएनए प्राइमर्स होता है बेटा वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। यहाँ से भी और ये भी आरएनए प्राइमर्स रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और उनको रिमूव करने का काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जब इनको रिमूव कर देते हैं ना, तो इट ऑल्सो फिल्स गैप, जो गैप बन जाता है उस गैप को फिल करता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। बाद में जब ये ओकाजा के फ्रेगमेंट्स हट के अलग हो जाते हैं ना यहाँ से, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले स्ट्रैंड से, ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये फ्रेगमेंट्स आपस में जुड़ते हैं बाय द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम्स और एक कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड्स बन जाता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स कौन सा था, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और जो न्यूली बनाया कौन सा होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये तो सेमी कंजर्वेटिव हो गया ना कि पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स कौन सा हो गया, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और न्यूली डीएनए सिंथेसाइज्ड जो न्यूली डीएनए स्ट्रैंड्स है वो कौन सा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ऐसे इसमें आप देख लो कि जो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स हो तो कौन सा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और जो न्यू बनाया वो कौन सा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, फिर बात चल रही है अपनी कि टर्मिनेशन, ठीक है। फिर टर्मिनेशन होता है, टर्मिनेशन वाले केस में क्या चल रहा है कि जैसे ये है ना कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ये रिमूव कर देता है आरएनए प्राइमर्स को, और बताया मैंने आपको जब आरएनए प्राइमर्स ने साथ छोड़ दिया रेप्लिकेशन में, तो जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो अधूरा हो जाएगा, ठीक है, वो अपना काम कर नहीं पाएगा। उसका काम क्या था, नाइट्रोजन बेसिस और न्यूक्लियोटाइड बेसिस को अरेंज करना, ठीक है, न्यूली डीएनए स्ट्रैंड्स के साथ, ठीक है, मतलब उसके ऊपर, ठीक है। तो फिर वही है कि जैसे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ने रिमूव कर दिया आरएनए प्राइमर्स को, ठीक है, और फिर रिमूव करने के बाद फिल द गैप्स विद एडिक्यूट न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, और कुछ न्यूक्लियोटाइड्स के साथ जो गैप बनेगा ना, जब ये अलग हो जाएगा आरएनए प्राइमर्स वहां से, तो उस गैप को फिल कर देगा विद सम न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस। ओके, और फिर बताया आपको मैंने कि जो ओकाजा के फ्रेगमेंट्स थे, ये ओकाजा के फ्रेगमेंट्स, ठीक है, तो ये फ्रेगमेंट्स क्या होंगे, ये अलग हो जाएंगे, और जो फ्रेगमेंट्स हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम्स, और एक कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड्स बन जाता है, ठीक है। फिर इसमें क्या है, मेन चीज समझे, समटाइम्स रॉन्ग बेसेस में अटैच इन डीएनए स्ट्रैंड्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशंस, ठीक है। कई बार ये है ना कि जैसे अब ये है, ठीक है, ये आरएनए प्राइमर था, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, ये यहाँ से आरएनए प्राइमर्स, ये फ्रेगमेंट्स बन रहा है, ठीक है। अब इसके मीन आप समझें इस चीज को
ठीक है, ये क्या था 5 प्राइम टू 3 प्राइम। कई बार क्या होता है कि जो न्यूली डीएनए स्ट्रैंड्स बनता है ना बेटा, ठीक है, तो अच्छा आपको पता है किस न्यूली डीएनए स्ट्रैंड्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसेस होंगे। जैसे यहाँ पर टी है तो यहाँ पर ए होगा, ए है तो जी, जी है तो सी, सी है तो यहाँ पर क्या होगा, जी होगा। कई बार क्या होता है रॉन्ग नाइट्रोजन बेसेस अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, तो मिसमैच हो गया ना। जैसे यहाँ पर तो अब टी है, ठीक है, तो यहाँ पर उसका क्या आ रहा है, जी आ रहा है, तो गलत है, मैच कहाँ हो पा रहा है, ठीक है। तो अब होगा क्या, समटाइम्स रॉन्ग बेसेस में अटैच इन डीएनए स्ट्रैंड्स ड्यूरिंग replications. This mismatched bases are replaced by right bases by proofreading. proofreading होती है कि भाई टी के साथ ए ही है ना, ए के साथ टी है ना, सी के साथ जी है ना, जी के साथ सी है ना, पता लगे सी के साथ कुछ और ही आ जाए, ठीक है कुछ और इन द सेंस सी के साथ ए आ जाए, तो फिर किस तरह बॉन्ड बन पाएगा, फिर गेम खराब हो जाएगा ना सारा, ठीक है। तो क्या होता है, प्रूफ रीडिंग होती है और ये नाइट्रोजन बेसेस मैच किए जाते हैं, जो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स पे होते हैं वो नाइट्रोजन बेसेस भी, और जो न्यूली डीएनए स्ट्रैंड्स के ऊपर होंगे उनको भी, ठीक है। तो क्या होगा, मिस मैचिंग इज करेक्टेड बाय, अगर मिस मैचिंग हो भी जाती है तो उसको करेक्ट करने के लिए 3 एंजाइम्स है, डीएनए लाइगेज है, एंडोन्यूक्लिएज है जो इनसाइड वर्क करता है डीएनए के, ठीक है, और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, ठीक है। अगर गलती से कोई नाइट्रोजन बेसेस गलत आ भी जाए तो जैसे अब यहाँ ए की जगह सी आ गया तो अब सी को रिप्लेस करेंगे और एक जगह क्या आएगा, यहाँ पर टी आएगा, ठीक है। तो वो काम कौन कर रहा है, ये तीनों एंजाइम्स मिलकर काम करते हैं, डीएनए लाइगेज, एंडोन्यूक्लिएज और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। एक है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस एंजाइम्स को बोलते हैं रिपेयरिंग एंजाइम्स, ठीक है, कि कुछ भी अगर जो है ब्रेक हो गया डीएनए जैसे, ठीक है, या फिर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, जो मेन एंजाइम्स होते हैं रेप्लिकेशन के लिए, अगर ये दोनों एंजाइम्स एब्सेंट हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, तब ये एंजाइम्स प्ले मेजर रोल फॉर डीएनए रेप्लिकेशंस, ओके। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ओके, थैंक यू।